अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म पर पाकिस्तान स्टील मिल्स के 5000 के करीब मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया से हमेशा मेरी शिकायत बतौर एक बालिगुन नजर सियासी शहरी के यही रही है कि नॉन इश्यूज को इशू बनाया जाता है और इश्यूज को प्रमोट नहीं बल्कि किल किया जाता है। बैक जुम्बिश कलम 5000 लोगों का बेरोजगार करना। अगर हर शख्स के पीछे 5 लोग हों तो 25,000 के करीब लोगों का बेरोजगार और उनकी जिंदगियों को दांव पर खेलना यह कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह से इसको फोकस नहीं करता। फिर अगर फोकस किया भी जाए तो सहाफत पर गुज़श्ता 40 साल के ऐलानिया और गैर ऐलानिया मार्शल्लाह का एक बहुत भयानक नतीजा निकला है। जाविया अवाम दोस्त नहीं है, जाविया अवाम दुश्मन है। रियासत दोस्त जाविया बन चुका है। घड़े घड़ाए फार्मूले हैं। मीडिया में टीवी चैनल्स पर बैठे हुए लोगों के पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं। तरह तरह के तज्जियात उनकी पिटारी में पड़े हुए हैं। अमर अय्यार की जंबील की तरह हर मौका पर निकालकर पेश कर देते हैं। अब बजाय ये बात कहने के कि हुकूमत एक काम गलत कर रही है और सिर्फ गलत नहीं कर रही, गलत अंदाज में कर रही है। भैया अगर आपके पास यही प्लानिंग थी तो हुकूमत में आते ही अगले हफ्ते ये काम कर देते। 2 साल किस बात पर बैठकर मक्खियां मारते रहे हो? आखिर वो प्लानिंग भी निकालो जो 200 माहिरीन मईशत ने इमरान खान को 22 साल तक पढ़ाई थी। असद उमर जिसकी बुनियाद पर एक बहुत मारकातुल-आरा किस्म के माहिरीन मईशत मनवाए गए थे, उन्होंने 2 साल के अंदर क्या प्लान किया? कम से कम हमें लाइन ऑफ एक्शन तो बताओ। बहरहाल पाकिस्तान स्टील के मौजू पर अलग से 2 वीडियो कर चुका हूं, मुख्तसर रिपीट करना जरूरी है। दावा किया जाता है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान स्टील मुनाफा में थी। दुरुस्त दावा है, लेकिन इसकी बुनियाद गलत है। परवेज मुशर्रफ की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं, 2005, 6, 7 3 साल तक स्टील की इंडस्ट्री में सिट्टा हुआ। अचानक से कीमतों को मसनूई तौर पर बढ़ाया गया, पाकिस्तान स्टील मुनाफा में आ गई। बुलबुले को कहीं फटना था, 2008 में फटा। पाकिस्तान स्टील खसारे में नहीं गई, पूरी दुनिया की स्टील इंडस्ट्री खसारा में गई। पूरी दुनिया की स्टील इंडस्ट्री जब खसारा में जाती है तो पाकिस्तान स्टील का दुनिया में 0.01% भी तो शेयर नहीं है। जब 99.99% बिजनेस डूब गया है तो पाकिस्तान स्टील कैसे बच सकती थी? लेकिन चूंकि वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जमहूरियत को गाली देना थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बुरा कहना था और इन दी लॉन्ग रन तवील दौरानिये की पॉलिसी में पाकिस्तान स्टील की जगह पर कब्जा करके कुछ और बनाया जाना मकसूद था। लिहाजा यह सच कभी अवाम के सामने नहीं आने दिया गया कि पाकिस्तान स्टील खसारा में नहीं गई, बल्कि पूरी दुनिया की स्टील इंडस्ट्री उलट गई थी। बहरहाल 2010 में पाकिस्तान स्टील काम कर रही थी तो नैब ने वहां पर हमला कर दिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हुक्म पर। अगले पूरे 4 साल 1 किलोग्राम तो बहुत बड़ी बात है, 1 ग्राम तैयार शुदा माल बेचने की इजाजत नहीं दी गई। 2014 में जब नई हुकूमत ने चार्ज लिया तो कम से कम 22 अरब रुपए से ज्यादा का तैयार माल वहां पर मौजूद था। 30 अरब रुपए का कर्ज था सुई सदरन गैस कंपनी का पाकिस्तान स्टील के जिम्मा। पहले भी बता चुका हूं, फिर अर्ज करता हूं, रिपीट करता हूं कि कम से कम 10 निजी कंपनियां, खाद बनाने वाले इदारे और सबसे बड़ी कराची इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट कंपनी है, उनके जिम्मा 70 से 80 अरब रुपए के वाजबात थे, मगर उनका कनेक्शन नहीं काटा गया। पाकिस्तान स्टील का कनेक्शन काटा गया। मजमूम अजाइम है, आगे जाकर बयान करता हूं। स्टील मिल्स को बंद किया गया। कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी ने 7000 लोगों को कंफर्म कर दिया था, इसकी वजह से स्टील मिल्स पर माली बोझ आया। अजीब दास्तान है। दावा यह नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर सपोर्टर्स को लाकर भर्ती कर दिया। भाई वो लोग स्टील मिल्स में 20 से 22 साल से मुलाजिम थे, काम कर रहे थे, डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि यह गैर इंसानी हरकत है, किसी इंसान से जॉब लेना और उसे जॉब के साथ रिलेटेड मराहत ना देना। क्या मराहत होती है? रिटायरमेंट के बाद पेंशन और बच्चों की सेहत की सहूलियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की वजह से उन्हें नसीब हुई। और ये इतनी बड़ी मालियत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बनाने की सलाहियत बहुत आम फहम है।
15 लाख रुपए माहवार से ज्यादा लेने वाले 10 लोगों को निकालकर आप 7,000 लोगों को नए रोजगार दे सकते हैं, जिसकी मालियत 30,000 40,000 रुपए माहवार हो। वहां भी ऐसा ही किया गया, पीआईए में भी ऐसा ही किया गया। पीआईए में 48 जनरल मैनेजर 15 लाख रुपए माहवार से ज्यादा तनख्वाह लेते थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनकी तादाद 24 कर दी और 7,000 मुलाजमों को कंफर्म कर दिया। स्टील मिल्स में भी ऐसा किया, कंफर्म कर दिया, नए भर्ती नहीं किए। महकमा को इन दी लॉन्ग रन दोनों मामलात में फायदा हुआ। अब चूंकि मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई एक और ही क्लास है, ये सरकारी इदारों को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जर्नैलों के भाइयों भाभीओं रिश्तेदारों को और ताकतवर हलकों के लोगों को 20 लाख रुपए माहवार से ज्यादा की नौकरियां ऐसे इदारों में देते हैं। आज फिर पीआईए में 55 से ज्यादा लोग इसी कदर तनख्वाह पर मुलाजम हैं और इसी तरह स्टील मिल्स पर भी कुछ लोग काबिज हो गए हैं। अब उनकी तनख्वाह पूरी करने के लिए स्टील मिल में 5,000 लोग आपने निकाल दिए। ठीक हो गया, आपने निकाल दिए, आपने स्टील मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। अब कुछ दोस्त अचानक से बोले कि प्राइवेटाइजेशन कर दें, निजकारी कर दें, इदारों को बेच दें, कौमी मलकियती इदारों को बेच दें। जब हम कुछ कहते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं, तो तज्जिया क्यों नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आज तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है? कि इलेक्ट्रिक को आपने प्राइवेटाइज किया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक को आपने प्राइवेटाइज किया, अलाइड बैंक को आपने प्राइवेटाइज किया और कई इदारों को आपने प्राइवेटाइज किया। नताइज क्या निकले? पीटीसीएल को आपने प्राइवेटाइज किया, कितना बड़ा इदारा था, क्या कुछ हासिल हुआ? अगर ये तमाम तजर्बात नाकाम हैं, तो किस बुनियाद पर दावा करते हैं कि आइंदा प्राइवेटाइजेशन का काम अच्छे नताइज देगा? 2 जमा 2 4 की बात है कि प्राइवेटाइजेशन के अमल की मुसलसल नाकामी की वजह यह है कि आपके पास इदारों की प्राइवेटाइजेशन करने के लायक कानून साजी, कवायद और मैन पावर नहीं है। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके ऑफिसर और आपके जो भी लोग प्रॉपर्टी या किसी चीज को बेचने के अमल में शरीक होते हैं वो नालायक हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल हैं। तो भैया पहले आप अपनी स्टेट का स्ट्रक्चर बैलेंस करो, आप अपने इदारों को मजबूत करो। इदारे कैसे मजबूत होंगे? इदारे जमहूरियत से मजबूत होंगे, जर्नैलों को नौकरियां देने से मजबूत नहीं होंगे। बहरहाल मैं वापस आता हूं पाकिस्तान स्टील के पास कि पाकिस्तान स्टील को आप कहते हैं प्राइवेटाइज कर दें, और मैं समझता हूं कि इस मौका पर यही प्लानिंग के साथ कोशिश की जा रही है। कोई शख्स ये क्यों नहीं बताता कि पाकिस्तान की तारीख में स्टील का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने को है। सीपैक के तहत पाकिस्तान में चीन खुंजराब से गवादर तक रेलवे लाइन बिछाने जा रहा है, और ये रेलवे लाइन सिंगल पटरी नहीं है बल्कि 2 रोया रेलवे लाइन है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगले 5 साल सिर्फ आप ये करें कि स्टील मिल्स का सीपैक की फाइनेंसिंग कंपनी के साथ मुआहिदा करवा दें कि वो रेल की पटरियां इनसे बनवाएगी, तो आप यकीन करें कि आपका इदारा कम से कम 5 साल में इतना मुनाफा कमा लेगा कि अगले 10-20 साल के लिए रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। तजर्बाकार मुलाजिम किसी भी इदारे के एसेट होते हैं। तजर्बाकार मुलाजमों को इस्तेमाल करने का ढंग आना चाहिए, इदारे को बंद करना, बिजनेस ना करना। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आसिफ अली जरदारी की वजह से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की वजह से स्टील मिल्स बर्बाद हो गई थी, तो उसके बाद इस हकदार क्या करते रहे? वो भी तो माहिर मईशत है। उसके बाद असद उमर ने क्या किया? या तो आप अपनी पहली बातों को चबाएं और कहें कि हमने आसिफ अली जरदारी पर झूठ बोला था, इल्जाम लगाया था। दरअसल ये स्टील मिल्स मुनाफा में चलाई नहीं जा सकती। अब स्टील मिल्स मुनाफा में नहीं चलाई जा सकती, ये आपका नतीजा है, तो आप इस पर अमल कर लें। 2 ऑफर्स आपके पास हमेशा से मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टील की लेबर यूनियन प्राइवेटाइजेशन चाहती है, वो कहती है हमें बेच दे, जिस कीमत पर मार्केट में बेचनी है उसे बेच दे। और इसके मुकाबले में दूसरा सिंध हुकूमत गाहक है, सिंध हुकूमत कहती है ये हमें बेच दे। आप मुलाजमों को निकालने की बजाय, आप मिल्स को बंद करने की बजाय, आप अजीबो गरीब और नाकाम तजर्बात को दोहराने की बजाय ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि आप अपने पास दस्तयाब ऑप्शंस को बेहतर इस्तेमाल कर लें? अब ये सब बातें या दुरुस्त नताइज निकलते क्यों नहीं है? दुरुस्त नताइज इसलिए नहीं निकलते कि कौमी सतह पर कोई संजीदा डायलॉग नहीं होता। कौमी सतह पर रटे रटाए जुमले बोलने वालों का कब्जा है। आपकी सियासत में, आपकी माइशत पर काबिज, आपके टीवी चैनल्स पर, आपके मीडिया में मुसलसल घिसी पिटी बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि इंसान ज़हनी तौर पर उन्हें कबूल कर लेता है।
मैंने फिर अर्ज किया कि अगर प्राइवेटाइजेशन माजी में कामयाब नहीं हुई तो मुस्तकबिल में कैसे कामयाब हो जाएगी, और प्राइवेटाइजेशन की सूरत में क्या आप पाकिस्तान में किसी एक निजी इदारे की बाबत बता सकते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम को वही सहूलियात फराहम करता है जो यूरोप में एक निजी इदारा फराहम करता है? अगर नहीं तो उसकी वजूहात क्या है? कभी इस पर गौर क्यों नहीं करते, कभी इस पर डिबेट नहीं करते? मैं मिसाल देता हूं कि हम मार्केट में गाड़ी की अपनी इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी से लेते हैं। यूरोप में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो क्या क्या सहूलियात देते हैं, पाकिस्तानी इंश्योरेंस कंपनी उस तरह की सहूलियात क्यों नहीं देती? इसी तरह जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं वहां पर कस्टमर या कंज्यूमर के राइट्स को महफूज करने के लिए आपकी क्या जद्दोजहद है? क्या सिर्फ ये कह देना कि स्टेट तमाम इदारों को बेच दे, प्राइवेटाइज कर दे, ये मसाइल का हल है? अब मैं दूसरी बात करता हूं कि रियासत को बिल आखिर आमदनी हासिल करना होती है। मुगल बादशाहों के दौर में जिंदा पुराने जमाने के लोग अभी ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर आमदनी हासिल की जा सकती है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि जदीद तरक्की याफ्ता मुआशरा इस तरह नहीं करता। जदीद तरक्की याफ्ता मुआशरा अपनी आमदनी में इजाफा की कोशिश करता है। अब फिर आप तसव्वुर करें कि अगर स्टील मिल्स को गवर्नमेंट चलाए तो आपको कम अज कम, मैं मिसाल दे रहा हूं, मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर्स मौजूद नहीं है, कि 10 अरब डॉलर सालाना आपकी आयरन की इंपोर्ट है, तो वो उसकी अदायगी आपको रुपए में करना पड़ रही है। आप मार्केट में रुपए में खरीद रहे हो, आपके डॉलर बच रहे हैं। जिस दिन आप इसको प्राइवेटाइज कर दोगे, बंद कर दोगे, उसके बाद आप सारा आयरन इंपोर्ट करेंगे और आपको उसके लिए डॉलर में अदायगी करना होगी। अब वो डॉलर कहां से आएंगे, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? वैसे बज़ाहिर तो ये बड़ा आसान दिखाई देता है, और पिछले दिनों एक दानिश्वर ये बात बता भी रहे थे कि चीन के अंदर टेक्स्ट कुतब की छपाई, अगर पाकिस्तान का पूरा बिजनेस वहां दे दिया जाए तो अवाम को सस्ती कुतब दस्तयाब हो जाएंगी। अब दानिश्वर ने ये नहीं बताया कि उसके बाद पाकिस्तान में जितना बिजनेस बंद होगा, जितने लोगों का रोजगार खत्म होगा, वो रोजगार न होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत का हुजम जो कम होगा, उसके नताइज क्या होंगे। सामने बैठी हुई 2 जमा 2 4 की बातें समझ नहीं आती, और इनकी गुफ्तगू से कुछ यूं लगता है कि इनसे बड़ी दानिशमंदी और इनसे बड़ी जहानत इनके पास नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि इस वक्त स्टील मिल्स से मुलाजमों को निकालना या पाकिस्तान की किसी सरकारी इदारे से मुलाजमों को निकालना एक इंतहा दर्जा की अहमकाना हरकत है। अगर कोई कारोबारी इदारा आपको मुनाफा नहीं दे रहा तो उसका एक आसान हल होता है कि आप उसके बिजनेस को, वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान स्टील के पास अगले 5 साल के लिए ML1 का टेंडर मौजूद है। आप चीनी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें और स्टील मिल्स को चलाएं। और इसी तरह सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में रूस के साथ मुआहिदा हुआ था कि इसी स्टील मिल के डिजाइन को दोबारा बढ़ाया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। जब इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाएगी तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। इन्हीं मुलाजमों के साथ इससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना भी मुमकिन हो सकेगा। इसी तरह PIA का मसला है, इसी तरह आपके पास रेलवे का मसला है। तो इसका आसान हल यह है कि आप एक दफा एफर्ट करके, बेशक आप प्राइवेट इन्वेस्टर को बुलाएं, आप PIA का फ्लीट बड़ा करें, आप जहाजों की तादाद बढ़ाएं, आप रेलगाड़ियों की तादाद बढ़ाएं, और आप सरकारी इदारों को जब बड़ा कर देंगे तो इन्हीं मुलाजमों के साथ आप मुनाफा कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब फिर बुनियादी सवाल तो वही रहेगा कि जिस हुकूमत के पास इस कदर अकल मौजूद नहीं है कि वो किसी चीज को बेचने के कवायदो जवाबत और असूल मुरतब कर ले, कि आपकी के इलेक्ट्रिक की सेल ऑक्शन जो थी नाकाम हुई, आपकी PTCL की ऑक्शन नाकाम हुई, आपके पास तो इतना अफरादी कुव्वत मौजूद नहीं है, आपके सिस्टम के पास इस कदर इस्तेदाद मौजूद नहीं है कि आप किसी चीज को बेच सके, तो आप चलाने का क्या दावा करेंगे? तो बुनियाद को समझें, गलती की बुनियाद को समझें कि चीजों को, कामों को, कंपनियों को, हुकूमत को पेशा वराना अंदाज में चलाने की महारत पैदा की जाए और हुकूमत अपने आप को इस तरफ फोकस करे। अब फिर अपनी बात को मुख्तसर करते हुए यहां पर खत्म करता हूं कि असद उमर और इसहाक डार दोनों ने कहा था कि पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की वजह से स्टील मिल्स को खसारा हुआ। तो भाई आपको मौका मिला था, आप स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श बनाकर उनका मुंह बंद कर देते, आप दुनिया को दिखाते कि आपके पास प्लान बेहतर था। तो आज मैं ये यकीन करता हूं कि स्टील मिल्स को बावजूद ये दोनों नालायक हुक्मरान जानबूझकर बर्बाद करना चाहते थे, इसके पीछे बदनीयती थी, और इसलिए उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की आवाम के मुखालिफ जाकर नैब को कब्जा करवाया और पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली और बेहतरी की तरफ जाते हुए कदम को नाकाम किया था। निजकारी
सरकारी इदारों की सेल और जायदाद को बेचकर जिंदा रहना, ये नशेई लोगों का काम होता है, नकारा लोगों का काम होता है। इन्हें ऐसी बातें ही ख्वाब में तस्वर में आती हैं। ये कमाने का, नई जायदाद की हसूल की कोशिश नहीं करते। इस मौजू पर इंशाअल्लाह मजीद मारूजात पेश करता रहूंगा। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।